नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट लाइट टैंक्स को लेके है। आप सभी जानते हैं कि इंडियन आर्मी में अभी 350 से ज़्यादा लाइट टैंक्स को इंडक्ट करने का फैसला किया गया है। इसके लिए अभी डीआरडीओ और एलएनटी की तरफ से एक इंडिजिनस लाइट टैंक को डेवलप किया जा चुका है, जिसको रिसेंटली रोल आउट किया गया था। इस टैंक का नाम जोरावर टैंक है। अब पहले ही इस टैंक को इंडिजिनसली डेवलप किया जा चुका है, लेकिन इसमें अभी भी कई ऐसे मेजर सब सिस्टम है जिनको इम्पोर्ट किया जाता है। जैसे कि इसका इंजन यूनाइटेड स्टेट से इम्पोर्ट करना पड़ता है और इसका जो मेन टरेट है उसको कॉकरेल की तरफ से सप्लाई किया जाता है। लेकिन अभी डीआरडीओ की चीफ की तरफ से बात बताया गया कि आगे चल के डीआरडीओ की तरफ से जोरावर टैंक को जितना हो सके उतना इंडिजिनस बनाने का फैसला किया जा रहा है। इसके लिए पहले से ही भारत फौज की तरफ से एक इंडिजिनस मेन गन को डेवलप करना स्टार्ट किया जा चुका है, जो कि आगे चल के इसमें वर्तमान इस्तेमाल हो रही इंपोर्टेड हाई प्रेशर 105 एम की गन को रिप्लेस करने वाला है। फिलहाल अभी प्रोटोटाइप डेवलपमेंट फेज में इसमें इंपोर्टेड गन का इस्तेमाल होने वाला और हो सकता है जो इनिशियल प्रोडक्शन वेरिएंट होंगे जिसमें पहले 59 यूनिट्स बनाए जाने वाले हैं उसमें भी इंपोर्टेड गन का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन उसके बाद जब इसको मास प्रोडक्शन में एंटर किया जाएगा तब इसमें इंडिजिनस कैनन का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया जाएगा। इसके अलावा भी इसमें जो इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है उसे भी आगे चल के भारत में ही बनाने का प्लान किया जा रहा है, जिससे इसमें इस्तेमाल होने वाले इंडिजिनस कंटेंट की मात्रा को धीरे धीरे इंक्रीज किया जा सकता है। अगला अपडेट WHAV व्हीकल की तरफ से, जो कि हमारा इंडिजिनस 8x8 फील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म है। इसको लेके अभी काफ़ी लॉबी चल रहे थे, लेकिन फाइनली इसको आर्मी में अभी बड़ी मात्रा में शामिल करने की बात कंफर्म किया जा चुका है। इसको लेके अभी VRD यानी कि व्हीकल रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के डायरेक्टर जी राम मोहन राव की तरफ से मीडिया की बात बताया गया कि वो अभी WHAV व्हीकल को लेके फर्दर डेवलपमेंट को जारी रखने वाले हैं और इसकी नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट को अभी बनाने का प्लान भी किया जा रहा है। फिलहाल रिसेंटली इसकी सेकंड जनरेशन वेरिएंट को डीआरडीओ की तरफ से रोल आउट किया गया था और इसमें अभी डीआरडीओ की तरफ से टाटा और महिंद्रा डिफेंस के साथ मिलकर इसकी सेकंड जनरेशन वेरिएंट को बनाया जा रहा है। लेकिन अभी पता चल रहा है कि इसकी प्रोडक्शन में अभी एक और इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी को भी शामिल करने का फैसला किया जा रहा है और अभी व्हीकल रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इस व्हीकल की नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट की प्रोडक्शन में भारत फौज को भी शामिल करने का फैसला किया जा रहा है। VRD की डायरेक्टर का कहना है कि अभी हमें किसी भी फॉरेन मेड 8x8 व्हीकल को एक्वायर करने की ज़रूरत नहीं, यानी कि WHAV व्हीकल की स्टैंडर्ड की कोई फॉरेन मेड व्हीकल को हमको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। खास करके यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी जो स्ट्राइकर व्हीकल को भारत में पुश करने की कोशिश किया जा रहा है, इसे अभी भारत को ख़रीदना नहीं चाहिए, क्योंकि WHAV व्हीकल उससे बेहतर परफॉर्म करने वाला है। इसके बाद अभी इसकी इंडिजिनस कंटेंट को भी बेहतर करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसमें अभी इसमें 90% से भी ज़्यादा इंडिजिनस कंटेंट को इस्तेमाल करने का एम रखा जा रहा है। फिलहाल इसमें अभी 80% के आसपास या 80% से थोड़ा कम इसमें अभी इंडिजिनस सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको अभी आने वाले प्रोडक्शन वेरिएंट्स में 90% तक इंक्रीज करने का फैसला किया जा रहा है। अगला अपडेट VLSR SAM को लेके है, जिसको टेक्निकली अस्त्र मिसाइल का एक मॉडिफाइड वेरिएंट भी कहा जा सकता है, जिसे खास करके सरफेस टू एयर ऑपरेशन के लिए मॉडिफाई किया गया है। इनिशियली इसे इंडियन नेवी के लिए डेवलप करना स्टार्ट किया गया था, जो कि हमारी एग्जिस्टिंग बैरक 1 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स को रिप्लेस करने वाली थी। लेकिन अभी इसे इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी एक्वायर करने का फैसला किया गया है। प्राइमरली इसे नेवल वॉरशिप्स में इंटीग्रेट करने के लिए बनाया गया था, लेकिन अभी इसे इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की तरह डिप्लॉय करने का प्लान किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसमें इंटरेस्ट दिखाने के बाद डीआरडीओ की तरफ से इसके एक एयरफोर्स वेरिएंट को भी डेवलप करना स्टार्ट किया गया था और अभी डीआरडीओ की तरफ से VLSR SAM की एयरफोर्स वेरिएंट को भी तैयार किया जा चुका है। डीआरडीओ के मुताबिक इसे अभी एक 8x2 ट्रक के ऊपर माउंट किया जा रहा है और इंडियन एयरफोर्स की स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से इसे मॉडिफाई किया गया है, जिसमें ये लो लेवल की हाई स्पीड टारगेट को इंटरसेप्ट करने के लिए सक्षम होने वाला है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट से लेकर ड्रोन्स और यहाँ तक कि क्रूज मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए इसको मॉडिफाई किया गया है और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी इसको एक पॉइंट डिफेंस सिस्टम के तौर पर डिप्लॉय करने का फैसला किया जा रहा है, जहाँ पर इनका प्राइमरी एम बेस डिफेंस होने वाला है, जहाँ पर हमारी अलग अलग एयरवेज की सुरक्षा के लिए इसको डिप्लॉय करने का फैसला किया जा रहा है।
अगला अपडेट एक बहुत ही बड़ी अपडेट होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर अभी मल्टीपल अपडेट्स होने वाले हैं जिनको आज डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अप्रूव किया गया है। तो हम बस ओवरऑल इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग होने वाली थी, जहां पर उम्मीद किया जा रहा था कि हमारी तीनों सर्विस के लिए इस दौरान 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की डिफेंस डील को क्लियर किया जाएगा। इसमें मेनली इंडियन आर्मी की एफआरसीबी और इंडियन नेवी की प्रोजेक्ट 15B क्लास के फ्रिगेट की डील को अप्रूव करने की उम्मीद किया जा रहा था, लेकिन अभी पता चला कि आज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में जब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग को बुलाया गया था, तो उसमें 1,44,716 करोड़ से भी ज़्यादा की डिफेंस डील को अप्रूव किया गया है, जिसमें 99% सिस्टम इंडिजिनस प्रोडक्ट होने वाले जिनको इसमें खरीदा जाएगा। सबसे पहले इसमें इंडियन आर्मी की फ्यूचर टैंक की डील यानी कि एफआरसीबी की टेंडर को क्लियर किया गया था, और इसमें खरीदे जाने वाले टैंक सभी हमारे T-72 फ्लीट को रिप्लेस करने वाले हैं। इसके बाद इसमें एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार को एक्वायर करने के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को इशू किया गया, जो कि मेनली इनकमिंग हॉस्टाइल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फायरिंग सोल्यूशन को प्रोवाइड करने में मदद करने वाला है। इसके बाद इसमें इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए सबसे ज़्यादा डील अप्रूव किया गया था, जिसमें इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए एडिशनल डॉनर 228 एयरक्राफ्ट, नेक्स्ट जनरेशन फास्ट पेट्रोल वेसल और नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल को खरीदने के लिए अप्रूवल दिया गया। इसके अलावा जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि इसमें इंडियन नेवी के लिए प्रोजेक्ट 17B क्लास की फ्रिगेट को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव करने का प्लान किया गया था, तो उसको भी अप्रूव किया गया, जो कि इंडियन नेवी की सबसे एडवांस फ्रिगेट्स होने वाला है और इनकी कॉस्ट करीब 70,000 करोड़ के आसपास होने वाली है। और ये बाकी जो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए वेसल खरीदे जाने वाले, ये इंडियन कोस्ट गार्ड की कोस्टल सर्विलेंस कैपेबिलिटी को भी काफ़ी हद तक बेहतर करने वाले हैं। और अभी खास करके ईस्टर्न सेक्टर में हमें ज़्यादा इंडियन कोस्ट गार्ड की वेसल की ज़रूरत पड़ने वाली, जिसके लिए एडिशनल वेसल को एक्वायर करने का फैसला किया जा रहा है। अगला अपडेट एंटी रेडिएशन मिसाइल की तरफ से। जिस तरीके से हमारे रडार दुश्मन की एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं और इनकी मदद से हम दुश्मन की एयरक्राफ्ट के ऊपर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स को लॉन्च कर सकते हैं, ठीक वैसे ही दुश्मन भी हमारे रडार्स को टारगेट करने के लिए एंटी रेडिएशन मिसाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि खास करके रडार्स के एंटीनाज को टारगेट करते हैं और रडार की तरफ से सिग्नल को एमिट किया जाता है उसको ये ट्रैक करते हैं। और इस तरीके की मिसाइल के इस्तेमाल करके दुश्मन खास करके एयर डिफेंस सिस्टम के रडार को नाकाम कर देते हैं या मेन सर्वेलेंस रडार को नाकाम कर देते हैं। अब ऐसे मिसाइल लगभग सभी देशों के पास मौजूद है। अभी तक एंटी रेडिएशन मिसाइल को इवेड करने का जो सबसे कन्वेंशनल तरीका होता था वो रडार को कुछ समय के लिए बंद कर देना होता था, जिससे मिसाइल का सीकर जो होता है वो सिग्नल ना मिलने की वजह से अपना लॉक खो देता था। लेकिन रडार बंद कर देने से भी एक अलग ही प्रॉब्लम शुरू हो जाता था, क्योंकि ऐसा करने से कुछ समय के लिए दुश्मन के मूवमेंट के बारे में हमको कुछ भी पता नहीं चलता था या हम पूरी तरीके से ब्लाइंड हो जाते थे। लेकिन अभी एक इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी की तरफ से इसका तोड़ निकाला जा चुका है। दिल्ली बेस्ड एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी भूमि एंटेक की तरफ से अभी एक एंटी रेडिएशन मिसाइल डिकॉय सिस्टम को डेवलप कर लिया गया, जिस तरीके से रडार गाइडेड मिसाइल्स को जैमर की मदद से या चैप्स की मदद से या हीट सीकर मिसाइल को फ्लेयर की मदद से इवेट किया जा सकता है। ठीक वैसे ही अभी एंटी रेडिएशन मिसाइल को इवेट करने के लिए इस कंपनी की तरफ से एक डिकॉय सिस्टम को डेवलप किया गया है, जो कि इंडियन एयरफोर्स की अलग अलग रडार की सिग्नल्स को मिमिक कर सकता है, जिस वजह से जब दुश्मन हमारी किसी भी रडार के ऊपर एंटी रेडिएशन मिसाइल को लॉन्च करेगा तो हम इस डिकॉय सिस्टम का इस्तेमाल करके एक्चुअल रडार से दुश्मन की मिसाइल का ध्यान डिकॉय की तरफ वहां पे शिफ्ट कर सकते हैं या भटका सकते हैं। और ये एक व्हीकल माउंटेड सिस्टम होने वाली इस वजह से इसे तेजी के साथ मूव किया जा सकता है। अब अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसे टेस्ट भी किया चुका है और अभी कंपनी की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि जल्दी ही इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसको मास में ऑर्डर करना स्टार्ट किया जाने वाला और इसे हमारे अलग अलग एयर डिफेंस यूनिट के साथ डिप्लॉय करने का फैसला भी किया जा चुका है। अगला अपडेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की तरफ से, और अभी हम अर्जुन टैंक के लिए डेवलप किए गए एक लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल के बारे में बात करने वाले हैं। तो शुरू से ही जब अर्जुन टैंक को डेवलप किया गया था तो इसमें इसके इनिशियल वेरिएंट में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को लॉन्च करने का कोई ऑप्शन रखा नहीं गया था या हम एडिशनली इसमें कोई एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे, जिस वजह से DRDO की तरफ से इसके लिए एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को डेवलप करना स्टार्ट किया गया था, जिसको इसकी मेन गन से फायर किया जा सकता हो। इसी के चलते एक इंडिजिनस लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को डेवलप करना स्टार्ट किया गया था और अभी बताया जा रहा है कि आज सफलता के साथ DRDO की तरफ से अर्जुन टैंक के लिए डेवलप किए गए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को टेस्ट किया जा चुका है।
इस टेस्ट को आज के फायरिंग रेंज में कंडक्ट किया गया था और इस दौरान इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ने एक मिनिमम रेंज के एंगेजमेंट के दौरान अपनी टारगेट को सफलता के साथ डिस्ट्रॉय करने में कामयाब रहा था। स्पेसिफिकेशन के मुताबिक ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल 1.5 किलोमीटर से लेके लगभग 5 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट के साथ एंगेज हो सकता है और इसमें मौजूद हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक वॉरेट किसी भी मॉडर्न मेन रेल टैंक की एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर को पेनिट्रेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा अभी इसको टैंक की कैनन के अलावा ट्राइपॉड से या फिर BMP-2 जैसे इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल से भी लॉन्च किया जा सकेगा और अभी इसको मास प्रोडक्शन के लिए क्लियर करने की उम्मीद किया जा रहा है, जो कि आगे चल के अर्जुन टैंक की फायर पावर को कई गुना तक बेहतर भी करने वाला है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से, और दोनों की तरफ से अभी एक बुरी खबर है और ये कोई अच्छा अपडेट भी नहीं होने वाला, क्योंकि 24 घंटे के अंदर हमारे 2 एयरक्राफ्ट क्रैश होने की खबर सामने आ चुकी है, जिसमें एक फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट है तो दूसरा रोटरी विंग एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर है। सबसे पहले कल रात को इंडियन एयरफोर्स का एक MiG-29 एयरक्राफ्ट राजस्थान की भामर डिस्ट्रिक्ट में क्रैश होने की बात सामने आया था। ये एयरक्राफ्ट अपने रूटीन मिशन पर था, जिस दौरान इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम सामने आने की वजह से ये क्रैश हो गया था, लेकिन अच्छी बात यह कि इसमें पायलट ने सेफली इजेक्ट कर लिया था। इसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से भी एक हेलीकॉप्टर आज क्रैश होने की खबर सामने आई थी और ये भी लगभग कल रात की बात थी, जहाँ पर रात के 11 बजे के आसपास एक रेस्क्यू मिशन पर इंडियन कोस्ट गार्ड के ध्रुव हेलीकॉप्टर को डिप्लॉय किया गया था और ऑपरेशन के दौरान ही ये हेलीकॉप्टर पोरबंदर में एक टैंकर के ऊपर इमरजेंसी लैंडिंग करने की कोशिश कर रहा था, जहां पर ये अपने संतुलन हराकर पानी में वहां पे गिर गया था। लेकिन इसमें अभी कैजुअलिटी होने की उम्मीद किया जा रहा है, क्योंकि इसमें अभी तक जो 3 क्रू मेंबर मौजूद थे, यानी कि हेलीकॉप्टर के जो 3 क्रू मेंबर मौजूद थे, उनको अभी तक ढूंढा नहीं जा सका है, जो कि कल रात से मिसिंग और आज तक इनका कोई पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।